Hello dear everyone. In this video we will discuss NEET 2022 physics solution. My name is Amit Tomar and we have discussed initial 15 क्वेश्चन already. तो हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमने किए हैं. अब हम क्वेश्चन 16 से 30 करेंगे. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है. हम हर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट x इज. तो यहाँ पर हमें x फाइंड करना है. मतलब ये आपकी x नहीं है, x तो यहाँ पर एलिमेंट है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं. तो ये रिएक्शन दिया हुआ है कि सोडियम 1122 कन्वर्ट हो रहा है किसी एलिमेंट x में और यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकला है. देखो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ये पॉजिट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और ये न्यूट्रिनो. अब इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है बीटा पॉजिटिव रिएक्शन से. बीटा नेगेटिव रिएक्शन होती है, बीटा पॉजिटिव रिएक्शन है. तो ये बीटा पॉजिटिव रिएक्शन है क्योंकि इसमें पॉजिट्रॉन निकला हुआ है. तो हमें क्या करना है, बस बैलेंस करवाना है एटॉमिक चार्ज और एटॉमिक मास को. तो नीचे यहाँ पर ये एटॉमिक चार्ज होगा, ऊपर यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर होता है. तो देखो ऊपर तो ये 0, यहाँ पर भी 0. तो यहाँ पर इक्वल होने के लिए, जैसे इधर ये 22 है तो इधर भी 22 होना चाहिए. और यहाँ पर 11 है तो +1 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 10 होना चाहिए क्योंकि 10 + 1 कितना हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा 11. तो हमारा एलिमेंट जो होगा x, उसमें 22 मास नंबर होगा और 10 होगा उसका एटॉमिक, ये 22 एटॉमिक मास नंबर और 10 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर. तो 10 22 × Ne. तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर है करेक्ट, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. ठीक है. तो ये बीटा पॉजिटिव रिएक्शन थी. इसके अलावा अगर मैं आपको बीटा नेगेटिव बताऊं तो बीटा नेगेटिव पहचानने का तरीका यह है कि उसमें एक तो नेगेटिव पार्टिकल निकलेगा इलेक्ट्रॉन की तरह और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है. ठीक है. तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें बस आपको एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक चार्ज आपको बैलेंस करना था. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 17. ये भी आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है एटॉमिक न्यूक्लियर चैप्टर से. T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जनरली हम क्या सोचते हैं, T1 T2 या तो टेम्परेचर होगा, टाइम होगा, बट यहाँ पर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन की जो कि फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए. तो हमें बताना है कि T1 रेशो T2 कितना होगा. तो आपको पता है ये फॉर्मूला E = EN = -13.6/n². n होता है कि कौन सी ऑर्बिट है, कौन सा लेवल है. तो यहाँ पर n = 1, इसको हम ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट. ठीक है. ये n = 2 होता है, ये n = 3 होता है. अब n = 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्यों, क्योंकि ग्राउंड से कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे पहले वहीं तो जाएगा. तो ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी. और n = 3 का मतलब होता है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. अब देखो जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला है तो T1 को मैं इस तरह से लिखूंगा -13.6 में फर्स्ट के लिए n = कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर. T2 मतलब क्या, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए मैं लिखूंगा -13.6 n की वैल्यू अब चलेगी 3 का स्क्वायर. बस इन दोनों का रेशो लेना है. तो T1 रेशो T2 = आएगा -13.6/4 -13.6/9. तो देखो -13.6 कैंसिल आउट, तो ये 9 ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये 9 है तो 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे. तो जो रेशो आ जाएगा हमारा T1 रेशो T2 वो आएगा 9:4. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 9:4? तो ऑप्शन 2 हमारा सही है. ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 18. ये क्वेश्चन क्लास 12 का है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है. इसमें बोला गया है कि हमारे पास मान लीजिए कोई मेटल है और फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू इंसिडेंट करवाई जा रही है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, hν. ठीक है. सेकंड केस में बोला गया है कि जब फ्रीक्वेंसी hν/2 है, यानी कि अब एनर्जी कम हो गई है, तो hν/2 एनर्जी हो गई है. तो शुरुआत के केस में जब एनर्जी न्यू है तब तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दिया हुआ है Vs/2, और जब एनर्जी hν/2 या फिर फ्रीक्वेंसी ν/2 हो गई तब स्टॉपिंग पोटेंशियल है Vs. ठीक है. हमें फाइंड करना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी. मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ. एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा नेगेटिव आंसर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होगा. अब देखो
आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। वो कहती है कि जितनी एनर्जी आप इंसिडेंट करवाओगे, यानी कि एच न्यू, ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। अब जब ये जाकर के किसी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि डब्ल्यू नॉट प्लस। अगर ये बाहर आ रहा है तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी मेन इक्वेशन होती है, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन है प्लस जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू में वी एस, ठीक है। तो मैं इसी इक्वेशन को चेंज करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ, क्या कि एच न्यू बराबर, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट को डब्ल्यू नॉट ही रहने देते हैं फिलहाल, प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ ई इंटू में वी एस, ठीक है। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है, ई इंटू में वी एस। अब हम जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से दो इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब बनाएंगे, और फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो वर्क फंक्शन बराबर होता है एच इंटू न्यू नॉट, ठीक है। न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं डब्ल्यू नॉट की जगह पर, डब्ल्यू नॉट की जगह पर मैं एच इंटू न्यू नॉट लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये वर्क फंक्शन होता है ना, एच इंटू न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारी थ्रेशोल्ड, हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो एच न्यू, तो इक्वेशन हो जाएगी एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, तो वो है वी एस अपॉन टू। तो मैंने वी एस की जगह पर कितना लिख लिया, वी एस अपॉन टू फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। इसके लिए ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊं तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। सेकंड इक्वेशन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू सॉरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, एच न्यू अपॉन टू। तो ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन टू इक्वल टू, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि मेटल सेम है, प्लस अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है वी एस, तो मैं सिर्फ कितना लिखूंगा ई इंटू वी एस, ठीक है। हमें निकालना है न्यू नॉट। तो अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो दो इक्वेशन हमारी बन गई है, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। या तो मैं ये करूं कि ईवीएस की वैल्यू निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, ठीक है, या दोनों का डिफरेंस लो, तो इजी जो काम होगा हम उसको करेंगे। एक काम करते हैं, यहां से एच न्यू, देखो अगर ये इक्वेशन है एच न्यू, मुझे निकालना है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो एक काम करो कि इस इक्वेशन को देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई इंटू में वी एस बराबर एच न्यू अपॉन में टू माइनस एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये देखो ये ईवीएस यहाँ पर भी है, तो मैं ईवीएस की वैल्यू ये पुट यहाँ पर करूंगा, तो एच न्यू बराबर आएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ईवीएस इन द इक्वेशन वन। तो मैं इसको इस चीज को लिख भी देता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। पुटिंग ईवीएस मतलब इसकी जो वैल्यू है इन इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। तो जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, मुझे एच न्यू नॉट निकालना है, मतलब न्यू नॉट निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, प्लस के 1/2। अब ईवीएस की वैल्यू कितनी है, तो देखो एच न्यू अपॉन टू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हम कर लेंगे, तो जब हम डिफरेंस करेंगे तो देखो क्या आएगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू अपॉन में टू टू जो फोर माइनस 1/2 एच न्यू नॉट। अब आप देखो यहाँ पर जो एच तो से खैर सब में कॉमन है, तो एच को तो आप हटा ही दो, कैंसिल कर दो, एच तो सब में हट ही जाएगा, ठीक है। अब जो न्यू है उसको एक तरफ ले आओ और जो न्यू नॉट है उसको एक तरफ ले आओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक तरफ, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को एक तरफ। तो देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये है न्यू और इस वाले पोर्शन को मैंने एच हटा दिया, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के न्यू अपॉन में 4 इक्वल टू ये न्यू नॉट माइनस के 1/2 न्यू नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से मतलब जब आप एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 न्यू अपॉन 4 इक्वल टू ये बचेगा हाफ ऑफ न्यू नॉट, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू 3 अपॉन में 2 इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो हमारा आंसर आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर 3/2 इंटू न्यू। तो ये 2/3 दे रखा है, एक्चुअली होगा क्या,
आप एक चीज खुद देखो, यहाँ पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी एस न्यू थी और यहाँ पर कितनी होगी, एस न्यू नॉट अपॉन थ्रू, मतलब एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको कम लगाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा दिया है। तो ये इक्वेशन जो हमने बनाई है, ये हमने बनाई है जो भी गिवन क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली देख लो तो लॉजिकली हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट्स व्हाई इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, और जिसने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, सोल्व इस तरह से करना था, ऑप्शन इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका क्लास 12 से, और इसमें बोला गया है लाइट रे फॉल्स ऑन द ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे वुड बी। तो आपने ब्रिस्टल लॉ पढ़ा था, ये क्लास 12 में है, और ये रे ऑप्टिक्स में आपको मिलता है। ठीक है, आपने ब्रिस्टल लॉ पढ़ा होगा, ब्रिस्टल लॉ। ठीक है, ये कहता है म्यू इक्वल टू 10 IP, मतलब क्या होता है इसका समझाऊंगा अभी मैं। मान लीजिए आपकी कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और ये अनपोलराइज लाइट है, तो होता क्या है कि जब ये मान लीजिए किसी एक ऐसे मीडियम पर आकर के गिर रही है जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों पॉसिबल है, तो एक लाइट तो इधर जाएगी यानी कि रिफ्लेक्शन हो गया, और एक लाइट रे इधर आएगी यानी कि रिफ्लेक्शन। तो होता यह है कि अगर ये लाइट रे ऐसे एंगल पर आकर के गिरे सच दैट की उसका टेंजेंट यानी 10 IP रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बराबर आ जाए, तो ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल हो जाता है 90 डिग्री। अब हम बस ये कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, क्या उसकी टेंजेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर है। अगर बराबर है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखो म्यू इक्वल टू कितना है 10 IP, आई कितना है, पोलराइजिंग एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी है √3, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, तो सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी यही है हमारा √3। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम ये कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ब्रिस्टल लॉ पर डायरेक्टली बेस्ड है। ठीक है, तो इस बात को आप डायरेक्टली भी ध्यान रखना, नोट कर लीजिए जो फ्यूचर एक्सपेरिमेंट है, कि जब भी इंसिडेंट एंगल पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। A cell of mass m is at rest initially, मतलब हमारे पास कोई सेल है इस तरह से और इसका मास m है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। It exploded into 3 fragments having the ratio of the mass। अब देखो ये ना 3 पार्ट्स में टूट रही है, जिसका रेशो मास का रेशो है 2:2:1। If the fragment having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v। अब इसमें बोला गया है कि जो जिनके बराबर मास है ना, मतलब जैसे 3 टुकड़ों में टूटा, तो जिन 2 टुकड़ों का मास बराबर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट एक मास जो है टूट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, और एक मास टूट करके इस तरफ जा रहा है, लेकिन इनका जो दोनों का मास है वो सेम ही है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एक इधर है और एक इधर है। हैविंग इक्वल मास फ्लाई अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड। देखो दोनों की स्पीड भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है, तो ये m है। m 2 पार्ट में टूट करके अलग अलग हो रहा है, एक इधर और एक इधर। तीसरा कहाँ गया मुझे उसका कोई पता नहीं है। ठीक है, कहीं भी जा सकता है वो, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें उसी की थर्ड फ्रेगमेंट की स्पीड ज्ञात करनी है, स्पीड फाइंड करनी है कि कितनी हो। तो देखो इसमें मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें हम अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के टोटल फाइनल मोमेंटम के।
अब इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ पर 0 होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मैं लिख देता हूँ, पी इनिशियल हमारा होगा 0, ठीक है। पी फाइनल कितना होगा, तो देखो यहाँ पर 3 पार्टिकल हैं जिसमें कि 2 का मास सेम है, तो देखो ये m है। अब ये m जो है इस तरह से टूट रहा है कि 2 पार्टिकल का तो मास सेम है और एक का डिफरेंट है। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि 2 पार्टिकल हैं जिनका मास सेम है, तो मैं मान लेता हूँ कि इनका जो रेशियो है मास का वो दिया है ना, तो x मान लीजिए इसका। तो अगर इसका मास x है तो इसका कितना हो जाएगा 2x, और इसका भी कितना होगा 2x। ये मैंने x मास माना है, ठीक है ना, x मास है थर्ड फ्रेगनेंट का। तो अब बस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। लेट इसकी स्पीड फाइनल है v डैश। तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो वो होगा m इंटू वी, यानी कि 2x इंटू में v। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो मैं इसको मान रहा हूँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जे डायरेक्शन में ये जा रहा है, प्लस ये x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा मास इंटू, ये तो मास हो गया, ये वेलोसिटी, तो 2x इंटू में v, और इसकी डायरेक्शन क्या है आई कैप। और देखो थर्ड वाले के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इस तरह से, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास कितना है x और वेलोसिटी कितनी है इसकी v डैश, वेक्टर फॉर्म में। मुझे क्या करना है, स्पीड निकालनी है थर्ड पार्टिकल की। तो देखो अब ये p फाइनल और p इनिशियल बराबर है ना, तो p इनिशियल कितना है 0, तो p फाइनल भी टोटल 0 के बराबर होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो x कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 2v j प्लस 2v आई कैप प्लस v डैश इक्वल टू कितना 0। तो x को उधर ले जाओ तो मतलब x भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2v j कैप 2v आई कैप प्लस v डैश, ये वेक्टर है, इक्वल टू 0। v डैश वेक्टर मतलब ये v डैश क्या है, जो थर्ड पार्टिकल है उसकी स्पीड है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के 2v j कैप माइनस के 2v आई कैप। अब इसको मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, v डैश इक्वल टू 2v का स्क्वायर माइनस के प्लस 2v का स्क्वायर, ये भी माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब देखो 2v का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, तो 4v का स्क्वायर यहाँ से आएगा, 4v का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 बार है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू वी का स्क्वायर। अब 4v स्क्वायर को तो मैं लिख सकता हूँ 2v, और अंदर कितना आ जाएगा √2, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसका हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू वी, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे किया है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। मैंने माना कि इसका मास अगर x है तो ये इसका 2 गुना है, तो 2x इंटू 2x इसका मास हो गया। वेलोसिटी दे रखी थी, दोनों की v होगी, v डैश निकालना है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया और यहाँ से v डैश की वैल्यू, मतलब ये तो वेक्टर फॉर्म आ गया उसकी। अब इसका मतलब ये कि ये जो थर्ड पार्टिकल है ना, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि इसमें आई भी आ रहा है जे भी आ रहा है। अब क्योंकि हमें तो वेक्टर फॉर्म नहीं दिया ऑप्शन में, हमें तो मैग्नीट्यूड फॉर्म दिया है, तो मैंने इसलिए मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2√2v। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Two hollow conducting sphere of radius r1 and r2 have equal charge. पोटेंशियल कैसा होगा वो बताना है। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला, अगर आप चार्ज दे रहे हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q अपॉन में r। इक्वल चार्ज है, जब इक्वल चार्ज होगा तो मैं कह सकता हूँ ये सब तो कांस्टेंट हो गया एक तरह से, तो v इनवर्सली किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर, ठीक है। अब बोला गया है कि r1 की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है r2 से। जब r1 की वैल्यू बहुत ज्यादा है r2 से, तो v1 की वैल्यू बहुत कम होगी v2 से, क्योंकि इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हम ये कह सकते हैं कि पूछा ना पोटेंशियल किस पर ज्यादा होगा, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा जिसका रेडियस छोटा होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, इस पर, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली रेडियस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्लास 12 का चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन था, चैप्टर 2 से कह सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल आ गया इसमें, चैप्टर 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पूछा गया है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या हल होगा। ये है चैप्टर 3 से डायरेक्टली क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है चैप्टर 3 क्लास 12। तो पूछा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि
टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर आपके पास है मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर भी है, एक ही बात है, ठीक है ना, कंडक्टर या मेटल कुछ भी हो, तो अगर आपके पास कंडक्टर या मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वहां पर रेजिस्टेंस होगा कम, ठीक है, डिक्रीज होगा, कम डिक्रीज। तो अब ऑप्शन चूज करना है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैंने बोला आर होगा इंक्रीज मेटल के लिए, तो इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर डिक्रीजेस फॉर इंसुलेटर, सॉरी फॉर, भी इसमें होल भी दे रखा है, नहीं सेमीकंडक्टर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा कंडक्टर के लिए लेकिन डिक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगाना है, चैप्टर मैं कह सकता हूँ 3 से क्वेश्चन है ये आपका, क्लास 11 से। बोला है कि यहाँ पर दो ग्राफ आपको दिया है जिसकी एंगल दे रखा है 30 और 40 विद द एक्स एक्सिस, रेशियो बताना है वेलोसिटी का। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको देगा वेलोसिटी, सॉरी मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, चलो मैं इसको स्लैश करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। डिस्टेंस होगा तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालना है तो बस आपको स्लोप निकालनी होगी, स्लोप मतलब tan थीटा, तो v1 अपॉन v2 कितना आएगा वो देखते हैं। अच्छा इसमें पहले 30 है ना तो मैं 30 ऊपर लूंगा, तो tan 30 अपॉन tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, तो रेशो v1 रेशो v2 ये आ जाएगा आपका 1 रेशो रूट 3, 1 रेशो रूट 3। देखो इसमें ऐसा करते हैं कि दोनों गलती हुई तो दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, अगर आप 45 ऊपर ले लेते 30 नीचे लेते तो ऑप्शन आपके सामने था, आपको उस समय लगता कि हाँ मेरे तो ऑप्शन सही आ गया, लेकिन ध्यान से कि पहले 30 है तो 30 को ऊपर लेना है, 45 बाद में तो उसको नीचे लेना है, तो आंसर आएगा 1 रेशो रूट 3। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, सॉरी हाँ 1 मीटर है साइड 1 मीटर जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसको हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है 0.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं बताता हूँ उसको। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए या फिर बी ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा। अभी जो थीटा एंगल होता है ये होता है नॉर्मल वेक्टर एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल, नॉर्मल वेक्टर जो भी मतलब एरिया है उसका नॉर्मल जो वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। अब इसमें बोला गया है कि जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैं पहले ये देखो ये इसका एन वेक्टर है मतलब नॉर्मल वेक्टर इसका इस तरफ होगा। अब जो प्लेन है इसका इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स हमें निकालना है, द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लूप। तो देखो परपेंडिकुलर कब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इस तरह से, तभी तो परपेंडिकुलर होगा ये सरफेस। तो यहाँ पर जो एंगल हमें तो एंगल देखना है मैग्नेटिक फील्ड और एन वेक्टर के बीच का, तो वो कितना दिख रहा है फिगर से 0, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तो फाइव इक्वल टू कितना आएगा बी ए cos 0 डिग्री की वैल्यू आई होप कि आपको पता होगा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये होती है cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 0 डिग्री। तो ये सिर्फ कितना आ गया b इंटू ए, फाइव इक्वल टू कितना आ गया b इंटू ए। अब देखो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 0.5 टेस्ला। अच्छा हमें निकालना क्या है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स ही निकालना है, तो 5 इक्वल टू बी इंटू एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.5 इंटू एरिया कितना होगा। अब क्योंकि स्क्वायर है तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करना होगा आपको, तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 वेबर, 0.5 वेबर यानी कि ऑप्शन 1 सही है। ठीक है तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना चाहिए, इसमें मेनली हमें एंगल देखना होता है नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसा मान लेते हैं कि बस इसी के और इसके बीच का एंगल देखना होता है उनको, वो 90 मान लेते हैं, 90 मान लेते 0 आ जाएगा,
ठीक है, जीरो भी ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें एंगल देखना है एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, ना कि जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल नहीं देखना होता, एंगल देखना है एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका क्लास 12th का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 और क्लास 12। इन द गिवन सर्किट ए बी सी, ये तीन सर्किट आपको दिए हुए हैं, टू पीएन जंक्शन आर इक्वली, द पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अक्रॉस द टू जंक्शन आर इक्वल। मतलब इन तीन फिगर में ये बताना है कि किस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है, क्योंकि उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फॉरवर्ड बायसिंग हम तब कहते हैं जब आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड हो, ये पीएन ले लेते हैं इसको, अगर आपका पॉजिटिव मतलब पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग कब होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एन ले लूँ, यहाँ पर पी ले लूँ, अगर मैंने एन साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पी साइड को नेगेटिव से, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या है। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए, मतलब ये फर्स्ट फिगर, यहाँ पर ये पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, नेगेटिव एन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग, ये भी और ये भी दोनों फॉरवर्ड है। अब भी देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव तो पी से कनेक्टेड है, लेकिन ये वाला क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया, ये वाला हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। ये वाला रिवर्स क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाला पी से जाकर के कनेक्ट हो रहा है। अब सी पर आ जाओ, ये नेगेटिव एन साइड, ठीक है, ये पॉजिटिव पी साइड, फिर से इसके अंदर जाओगे एन साइड ये, और ये इधर जाओगे तो पी साइड, तो यानी कि यहाँ पर भी दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में। देखा जाए ना, ये इसका जस्ट उल्टा कर दिया है, फ्लिप कर दिया एक तरह से मैं कह रहा हूँ। तो ए और सी दोनों फिगर एक ही जैसे हैं, ठीक है, दोनों ही वाले फॉरवर्ड बायसिंग है। तो पोटेंशियल ड्रॉप किस में बराबर होगा, जो एक जैसे फिगर है दोनों में एक जैसी सर्किटिंग हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि ए और सी में दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बस आपको इसमें देखना था कि फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कैसे कनेक्टेड है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, देखो जो भी दिया हुआ उसको लिखते जाओ। 10 मीटर है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है 10⁻² अपॉन में √π मीटर, जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 ओम। द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है 10 वोल्ट पर मीटर। पूछा गया है कि करंट डेंसिटी, जिसको हम जैसे डिनोट करते हैं। अच्छा, करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, मैं छोटे छोटे थोड़े से रिलेशन आपको साइड में लिख देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो। एक फॉर्मूला ये इक्वल टू होता है बी अपॉन डी। एक फॉर्मूला ये डी मतलब जो भी, जैसे एक वायर है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, और लेंथ कितनी है उसकी डी, तो ई इक्वल टू हो जाता है ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू हो जाता है बी अपॉन डी। अगर एक ओम्स लॉ से तो आपको पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला आई होप कि आपको पता होगा, इतने सारे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और एक ये फॉर्मूला करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है यहाँ पर। तो देखो जैसे अब हम अपना करंट पर यूनिट एरिया फॉर्मूला तो है, लेकिन उनको ऐसे में कन्वर्ट करेंगे जो चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस तरह से। तो करंट तो नहीं दे रखा, तो मैं इसको चेंज करूंगा, तो करंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट को मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन में आर, ठीक है, इनटू एरिया को एरिया रहने देते हैं फिलहाल। वी भी नहीं दे रखा तो वी को मैं यहाँ से चेंज करूंगा, वी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू में डी, ई इंटू में डी, डी क्या लेंथ, एल भी लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू आर इंटू ए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिया हुआ है, डी मतलब लेंथ भी दिया हुआ है, मैं इसको चलो डी बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है, बस सब वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 10, लेंथ कितनी 10, और एक चीज और ध्यान दो, सब एसआई यूनिट में तो कोई चेंज नहीं करना। अब रेजिस्टेंस कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 10 इंटू एरिया में लिखूंगा बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ पर आएगा, और आर का स्क्वायर देखो मतलब इसका स्क्वायर ही तो करना है बस, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 10⁻⁴ अपॉन पाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को हमें सोल्व करना है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, पाई देखो यहाँ पर एरिया है, अच्छा ये रूट है, ये दिखा नहीं था मुझे, ये रूट है, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर ना आकर के सिर्फ पाई आएगा, क्योंकि रूट है ना,
तो इसका स्क्वायर पाई आएगा। तो पाई से पाई कैंसिल करो, 10 से 10 घटाओ, तो 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का इंटू 10 ऑलरेडी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बस छोटे छोटे फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए हैं, इसलिए जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपनी फॉर्मूले की लिस्ट अलग बनाओ, अपने फॉर्मूले के नोट्स अलग बनाओ जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हो, और उसको एग्जाम से 1-2 दिन पहले कंटिन्यूसली 2-3 बार रिवाइज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड 2000 kg लिफ्ट प्लस पिंस, मतलब एक लिफ्ट है जिसका मास हमें दे रखा है 2 × 10 की पावर 3 में शॉर्ट में लिख सकता हूँ, बाद में हम इसको 2000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो केजी में है। मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, देखो ये ऊपर जा रही लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, तो इसमें कोई अपरेंट वेट वाला कंसेप्ट नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है और स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, अब ये जब ऊपर जा रही है ना तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि है 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द लिफ्ट, अब मिनिमम पावर कितनी होगी, देखो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। अब फोर्स तो है लेकिन यहाँ पर दो फोर्स देख रही होगी, एक मास और एक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, वेट अगर मैं देखा जाए तो वेट किस तरफ है, वेट नीचे की तरफ है mg, फ्रिक्शन फोर्स भी इसका अपोजिट में है, मतलब इसी मोशन तो ऊपर हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स है तो नीचे। तो टोटल जो फोर्स चाहिए होगी लगाने के लिए वो इन दोनों का, मतलब एक तो ये फोर्स और जो वेट होगा लिफ्ट का, मैं वेट इक्वल टू mg भी करूंगा, ठीक है, जी की वैल्यू 10 लिख सकते हैं, तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 0 0 0 1 10 और मल्टीप्लाई करो तो W इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पर 3 0 है तो 4 0 आ जाएंगे, 20,000 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और ये आ जाएगा न्यूटन। तो ये एक फोर्स तो वेट की होगी, एक फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स, तो दोनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से। अच्छा मैंने बता दिया आपको क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं दोनों फोर्स को, क्योंकि वेट भी नीचे है, फ्रिक्शन फोर्स है वो भी नीचे की तरफ होगी क्योंकि अपोज कर रहा है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों जो वेट है, तो कितना ये 20,000 है प्लस ये 3,000 है, मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितनी है अपने पास 1.5, ठीक है, तो 20 और 3 23 और 23 के मल्टीप्लाई करने हैं 1.5 में, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो पावर आपकी आएगी 34500 और यूनिट वाट होती है, वाट में पूछा है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है 34500, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, लेकिन कंसेप्ट इसका, क्योंकि माइनस कर देंगे, माइनस करोगे वो भी ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा लेकिन वो गलती हो जाएगी, तो दोनों को प्लस करना। क्वेश्चन नंबर 28, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। Biot-Savart law gives the expression for the magnetic field strength of an infinitely small element IDL of the current carrying conductor only। क्या बायोट-सवार्ट लॉ एक अगर आपके पास कोई वायर है बहुत छोटा जिसका करंट एलिमेंट है आइडियल, क्या ये सिर्फ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड देता है, और दूसरा है बायोट-सवार्ट लॉ इज एनालोगस टू Coulomb's inverse square law of charge q with the former being related to the field produced by the scalar source ideal while the latter being produced by vector source। इसमें बोला गया है कि एक तो बायोट-सवार्ट लॉ है और एक कोलॉम्ब लॉ है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि कोलॉम्ब्स लॉ तो ठीक है चार्ज के लिए देता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें बोला जो फॉर्मर है, फॉर्मर मतलब पहले वाला क्या है बायोट-सवार्ट लॉ, तो फॉर्मल रिलेटेड टू फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, क्या बायोट-सवार्ट लॉ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देता है जो कि स्केलर हो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि बायोट-सवार्ट लॉ फॉर्मूला देता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, बी से डिनोट करते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहीं पर ये स्टेटमेंट कैसी होगी इनकरेक्ट। तो एक चीज तो मैं आपको यहीं से कह सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 कैसी होगी इनकरेक्ट, ठीक है, जबकि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्मॉल एलिमेंट है उसी की तो मैग्नेटिक फील्ड देता है। फॉर्मूला क्या होता है B इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1, सॉरी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं फर्स्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो सेकंड इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, तो ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है।
इसको हटाओ, सेकंड अपना सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन मैं कहूंगा ये क्वेश्चन बहुत बार काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। क्लास 12 और चैप्टर कह सकते हैं 3। वैसे तो क्लास 10th लेवल पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्लास 12। दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, 100 एंड 200 कनेक्टेड है पैरेलल में। चलो पहले तो कनेक्ट करो उनको पैरेलल में। ये हो गया 100, ये हो गया 200। द रेशो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप इन, मतलब जो इनमें एनर्जी डेवलप होगी 100 में और 200 में, वो कितनी होगी। ठीक है, तो आपको अब मैं बता दूं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ये होता है एनर्जी। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो अगर मैं पावर का रेशियो फाइंड कर लूं, मतलब P1/P2 फाइंड कर लूं, लेट ये है P1 और ये है P2, तो वही E1/E2 भी होगा, क्योंकि टाइम सेम है इसलिए। ठीक है, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा पावर का, वो मेन चीज है। देखो फॉर्मूले दो होते हैं पावर के, वैसे 3 होते हैं, V²/R, I²R और VI। ठीक है, तीनों पावर के फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करें। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अगर ये सीरीज में होते हैं, अगर ये सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता, तो हमें तो रेजिस्टेंस के हिसाब से पावर का रेशियो चाहिए होता, तब तो मैं I²R यूज करता। लेकिन ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो पोटेंशियल अगर सेम होगा तो मैं यूज करूंगा V²/R। ध्यान देना, यही क्वेश्चन 2019 के CBSE एग्जाम्स में भी सेम क्वेश्चन था, वैल्यू भले डिफरेंट थी, लेकिन ये पहले भी पूछा गया है CBSE में भी। तो नीट में काफी मतलब जनरल लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। अब करते हैं इसको, तो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो मैं क्या कहूंगा कि जो पावर है, ये जो एनर्जी है, वो इनवर्सली R पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो P1/P2 बराबर होगा R2/R1 की। मैं इसको R2 बोल देता हूँ और इसको R1। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले 100 है ना, तो मैं 100 वाले को ऊपर रखूंगा, मतलब P1 100 ओम में जो पावर होगी उसको ऊपर, 200 ओम में जो पावर होगी उसको नीचे, P1/P2। तो R2/R1, 200/100 कितना आएगा 2, मतलब 2 आएगा, तो P1/P2 चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा 2/1। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2/1। ठीक है, समझ में आया। सीरीज में होते हैं तो बेटा I²R यूज करते हैं रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन करते हैं हम। The energy that will be radiated by 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो इसमें पूछा है कि हमारे पास 100 किलोवाट का, 100 किलोवाट बोल देते पावर होगी, टाइम कितना है 1 आवर। तो इसमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है एनर्जी। तो पावर इक्वल टू होता है बेटा एनर्जी अपॉन टाइम। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। तो एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, पावर इंटू में टाइम। लेकिन ध्यान दें कि ये किलोवाट है और ये आवर है, तो हमें आंसर चाहिए जूल में, सभी ऑप्शन जूल में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पावर इक्वल टू हो गया 100 इंटू किलो को 10⁻³ लिखो, तो ये किसमें आ गया वाट में, मल्टीप्लाइड बाय, वैसे यहाँ पर क्रॉस लिखना चाहिए, ठीक कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई किससे करें 1 आवर से। अब 1 आवर में 1 आवर को मैं चेंज करूंगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने 60 मिनट। 60 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 1 मिनट में सेकंड कितना होगा 60। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3600 से। ठीक है ना, तो बस अब इसको सिंपल है, पावर मैनेज करो, गेट योर आंसर। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आंसर आएगा हमारे पास 36 इंटू 10⁻7। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस। तो 36 इंटू 10⁻, ये देखो 2 3 और यहाँ पर 2, तो 4 दिन 7, तो 7 पावर आ गई जूल में, क्योंकि वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 36 इंटू 10⁻7 जूल। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।